हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, यहाँ पे एक एंथ्रोपॉलॉजी के रिगार्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा करंट अफेयर है। देखिए दोस्तों, ये नोबेल प्राइज़ की भी यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए बेसिक क्या है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग में तो ये आपका प्रीलिम्स का एक फैक्ट बन सकता है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का या जिन हमारे मित्रों का कह सकते हैं कि एंथ्रोपॉलॉजी ऑप्शनल होगा ना, उनके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर की न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करोगे ना दोस्तों, तो देखिए मैं भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, डॉक्टर हूँ पेशे से। तो आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, द मैपिंग निथ्रिडल जीनोम की यहाँ पे बात है। देखिए दोस्तों, ये जो निंदरथल है, बेसिकली क्या है कि होमो सेपियंस की जो पहली वाली स्पीसीज होती है ना, ऐसा माना जाता है कि इस स्पीसीज में और ह्यूमन सेपियंस की स्पीसीज में लगभग ऑलमोस्ट कुछ हद तक कुछ चीजें सेम है। बस थोड़ा सा ब्रेन की कैपेसिटी का अंतर देखा जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि यहीं से मानव में थोड़ा सा एक अंतर आया। अंतर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। पहले अपना बॉडी पोस्चर जो था, जब शुरुआती में होमो इरेक्टस वगैरह का दौर था, तो बॉडी झुकी हुई थी। फिर धीरे धीरे ये जब नींदरथल जब आया, स्पीसीज की बात आई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी बॉडी स्ट्रेट होने लगी, जैसे आज हमारी है। जैसे बंदरों की जो हम कहते हैं ना कि हम बंदर हमारे पूर्वज रह चुके हैं, तो इसी के आधार पे कहा जाता है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी बॉडी स्ट्रेट होने लगी जैसे आज हमारी, बस लेकिन थोड़ा सा ब्रेन कैपेसिटी को एक अंतर आने लगा। तो इसी की जीनोम मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग, आप एंथ्रोपॉलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो इसके बारे में बेहतर जानते होगे। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों होलिस्टिक वे में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, एक ओवरव्यू के रूप में दिखाता हूं। लिखा है दिस ईयर नोबेल प्राइज हैज गॉन टू द सेवेंटो पवेलो। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम पड़ जाता है। ये देखिए सेवेंटो पवेलो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। अ साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग मेथोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट क्लीन डीएनए फ्रॉम ह्यूमन फॉसिल्स थाउजेंड्स ऑफ द ईयर होल्ड एंड रीडिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो वही वाली बात है दोस्तों कि एक क्लीन डीएनए ह्यूमन फॉसिल से जो थाउजेंड ऑफ ईयर से दबे हुए थे ना, उनसे एक बेहतरीन मतलब एक इंफॉर्मेशन निकालने की यहाँ पे बात की। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि देखिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये देखिए दोस्तों, इनका क्षेत्र याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, और दूसरा इनका नाम, और दूसरा इसके बाद की बातें जो इंपॉर्टेंट होगी, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में अगर पे बात करोगे, तो इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ऑब्टेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स दैट वेंट एक्सटिंक्ट थाउजेंड ऑफ द इयर्स अगो कैन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इन कलेक्टिंग देयर डीएनए। देखिए दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही भी है। पहले क्या था कि आप देखिए दोस्तों, कुछ बात यहाँ पे नहीं लिखी है पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी बायोलॉजी के क्षेत्र की अगर खोज मानी जाती है ना, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हो कि आज के समय में एक क्राइम का बहुत ही बड़ा मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने बहुत ही मतलब कह सकते हो कि कारगर एविडेंस के रूप में काम किया है। तो उसी के तहत क्या है कि ऑब्टेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटिंक्ट, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीसीज, उनके अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, तो ये बेसिकली कह सकते हो कि बहुत बड़ी विज्ञान के क्षेत्र की बहुत बड़ी खोज मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा दोस्तों इसको यहाँ पे देखिए, लिखा है दिस ईयर नोबेल प्राइज हैज बीन मेड, वही वाली लाइन है दोस्तों जो पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके नीचे की लाइन को पढ़ना देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 67 ईयर ओल्ड सेवेंटी पवेलो, जो मैंने आपको पहले नाम बताया, स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश के हैं, बेस्ड इन जर्मनी, टू पीस टुगेदर द जीनोम सीक्वेंसी ऑफ द निएंडरथल मॉडर्न ह्यूमन कजिन स्पीसीज दैट वेन एक्सटेंड अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। देखिए दोस्तों, एंथ्रोपॉलॉजी पढ़ रहे हो तो ये जानते ही होंगे कि किसका क्या टाइम स्पेन रहा है। हाँ, 30,000 years ago and offer new evidence on the interactions of the Neanderthals with the ancestors of modern human beings। मैंने कहा ना दोस्तों कि ह्यूमोसेपियंस की जो पहले वाली स्पीसीज है ना, उसको ये स्पीसीज मतलब मॉडर्न डे जो ह्यूमन बींग जो आज हम एवोल्यूट हुए हैं ना, उसके कंटेक्स्ट में ही हमारा जो एवोल्यूशन क्रिएट हुआ है ना, उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात लिखी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखा है इन द प्रोसेस ऑफ Pavo who runs the Max Planck Institute of the Evolution Anthropology in the Leipzig। Leipzig से बेसिकली क्या है कि जर्मनी में जगह है। कभी दोस्तों आप जर्मनी में घूमने जाना ना, तो ये कह सकते हो कि स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको एक मतलब, अब देखिए मुझे फिजियो के एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट हैं, फिजियोलॉजी के क्षेत्र के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 2020 में उनको मिला था नोबेल प्राइज। अब उनका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ, उनके भी जो जर्नल्स ना, बेसिकली क्या था कि उनका भी पब्लिकेशन यहीं पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑल्सो डिस्कवर्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ द अननोन सब स्पीसीज इन द ह्यूमन फैमिली नाउ कॉल्ड द डेंसोविंस। देखिए दोस्तों, यहां पे एक वर्ड लिखा है अननोन सब स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन फैमिली नाउ कॉल्ड द डेंसोविंस हु लिव्ड अराउंड द सेम टाइम एज द निएंडरथल। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा यहां पे निएंडरथल देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है इन अ वे ही केम अप विद अ वेरी efficient algorithm to get only the Neanderthal DNA। The effect
that he was dealing with the skeletal remains in Europe did help with the, because unlike in the tropical climates in India and the bones and skeletals are much better preserved in the colder climate। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज को मानने की कोशिश करना कि जो विदेश का क्लाइमेट कंडीशन है, कोल्डर क्लाइमेट कंडीशन है, इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कंडीशन के हिसाब से इस डीएनए को प्रिजर्व करना ऑलमोस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। प्रिजर्व करना इन द सेंस समझिए कि अब थोड़ा सा देखिए इफेक्टिव स्टडी तो होना बहुत मुश्किल है। देखिए दोस्तों, टेम्परेट रीजन का डीएनए पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप इसके कंसिक्वेंस में अगर बात करने करोगे कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने सेकेंड डीएनए स्ट्रक्चर मतलब जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे मान के चलिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिए हो तो प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छे से जानते होगे, मैं समझाता हूं। जो मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है ना दोस्तों, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर माना जाता है। आप जो अंडा खाते हो ना, अंडे को जो उबालते हो, तो अंडे का जो एग का एल्बुमिन होता है ना, वो अचानक से हार्ड हो जाता है। जो येलो वाला हिस्सा होता है ना, वो हार्ड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो एग एल्बुमिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर माना जाता है, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है। तो कोई उसी के कंटेक्स्ट में कि उसको हीट मिली, वो क्लम्प करके इकट्ठा हो गया, एक साथ हो गया। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत है दोस्तों कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन में ही बेहतर आप इसको स्टडी को कर सकते हो, लेकिन कोल्डर ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन जो इंडिया की है उसके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन कोल्डर क्लाइमेट कंडीशन के लिए ये स्टडी बेहतर है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है दिस एंशिएंट फ्लो ऑफ द जीन्स टू प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैव अ फिजियोलॉजिकल रेलेवेंस टुडे, फॉर एग्जांपल द अफेक्टिंग हाउ आवर ह्यूमन सिस्टम रिएक्ट्स टू द इन्फेक्शन, द नोबेल प्राइज कमिटी सेड। अब देखिए दोस्तों, एंशिएंट फ्लोज ऑफ द जीन्स टू द प्रेजेंट डे ह्यूमंस के तहत क्या फिजियोलॉजी रेलेवेंस में अगर आप बात करोगे, तो नोबेल प्राइज की जो कमिटी है, कहीं ना कहीं उनका यह भी मानना है कि ह्यूमन सिस्टम के हिसाब से इन्फेक्शन का क्या रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको अगर आप होलिस्टिक वे में देखिए दोस्तों, फिर मैं हमेशा शुरू से यही चीज समझाते हूं कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने अंदर एक सेल्फ एवेल्युएटिंग प्रोसेस लाओ। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, इंफेक्शंस की बात की जा रही है। अब करंट टाइम में देखिए दोस्तों, इंफेक्शंस के रिगार्डिंग में क्या है, अब यहां पे इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू द इंफेक्शन, मतलब जैसे मान के चलिए कोविड के केसेस में किस टाइम आपने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर आदमी इंफेक्टेड हो रहा है। जरूरी नहीं कि बच्चा बच रहा है या बुजुर्ग बच रहा है या कोई भी बच रहा है, औरत बच रही, मर्द बच रहा है, कोई भी। तो उसी के कंटेक्स्ट में यहां पे इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू द इंफेक्शन। भाई जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, डीएनए की कोडिंग बदल गई, तो इंफेक्शन का जो प्रेयर रेट ऑफ द इंफेक्शन था ना, वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है कि थोड़ा सा मेजर कंसर्न है, क्या इनके मतलब तहत इनके रिसर्च में चैलेंजेस आए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है द एक्सट्रीम टेक्निकल चैलेंज बिकॉज विद द डीएनए बिकम केमिकली मॉडिफाइड डिग्रेड्स इनटू द शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। अब देखिए दोस्तों, क्या था, टेक्निकली चैलेंज तो था ही, अब डीएनए बिकम केमिकली मॉडिफाइड है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में डिग्रेड हो चुके थे। जाहिर सी बात है, अब इतने लॉन्ग टर्म से पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डिग्रेड हो जाएंगे। अब दूसरा आप देखोगे, यहां पे लिखा है द पेपर स्टार्टेड टू द डेवलप मेथड टू द स्टडी डीएनए फ्रॉम द नेटर्टल्स एंड कंटिन्यूड ड्यू टू द फॉर द सेवरल डिकेड्स। मतलब कह सकते हो दोस्तों कि कई साल से इस चीज को, सेवरल डिकेड से, डिकेड मतलब कह सकते हो कई दशक से इस पे रिसर्च चल रही थी। रिमार्केबल व्हेन ही मैनेज्ड टू सीक्वेंस अ रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम द 40,000 year old डेंसोबिन पीस ऑफ द बोन्स, इट मार्क्ड विद द फर्स्ट टाइम रिसर्च हैड एक्सेस टू द सीक्वेंस फ्रॉम द एक्सटिंक्ट रिलेटिव। तो वही वाली बात है दोस्तों, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया ना कि किस तरीके से ही मैनेज्ड टू सीक्वेंस ऑफ द रीजन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो डीएनए था ना, उसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने सीक्वेंस तैयार किया और फर्स्ट एविडेंस एक एक्सटिंक्ट रिलेटिव के बेस पे इन्होंने तैयार किया। हिज इंटरेस्ट इन हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी एडवांसेस इवेंचुअली अकम्प्लिश द सीमिंग इम्पॉसिबल एंड द पब्लिशिंग द फर्स्ट नेथेडल जीनोम सीक्वेंसिंग इन 2010। तो वही वाली बात है दोस्तों कि 2010 के भी तहत आप देखोगे कि ये भी बहुत बड़ी बात थी। ये जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बतानी है था, डेंसोबिन पीस ऑफ द बोन, 2010 में इस कंसेप्ट का नाम आया था। ठीक है दोस्तों, तो 2010 के कंसेप्ट के बाद 2010 में तो इसके बारे में आया है कि डीएनए एविडेंस में ये रूल आया, ये समझ में आया। अब दूसरी ये भी हमारे लिए बड़ी बात हो गई। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही सब था दोस्तों। हाँ, तो उम्मीद करता हूं मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।